बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे काव्य खंड का पाठ कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। ये पेशे से पहले पत्रकार थे। पहले अखबार में सहायक संपादक के रूप में कार्य किया, फिर आकाशवाणी के समाचार विभाग में रहे। कुछ समय तक हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबद्ध रहे। साहित्य सेवा के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को बहुत ही नज़दीक से देखा है। छोटों की महत्ता को इन्होंने स्वीकार किया और उन लोगों के तथा अपने अनुभवों को अपनी रचनाओं में स्थान दिया जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। इन्होंने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। बिल्कुल सीधी, सरल और सधी हुई भाषा में समाज की दारुण विडंबनाओं को इन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी चित्रित किया गया है। किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति के अंदर भी उस पीड़ा के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। लेकिन आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो कारोबारी दबाव के तहत प्रस्तुतकर्ता का रवैया संवेदनहीन हो जाता है। इन्होंने खुद अनुभव किया है इस बात का, क्योंकि ये खुद पत्रकार थे। तो यह कविता जो है टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है, साथ ही उन व्यक्तियों की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना, कष्ट आदि को बेचते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं कविता कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। चलिए अब इस कविता को एक बार फिर से समझते हैं। कवि कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। हम यानी जो व्यक्ति दूरदर्शन पर बोलता है, जो व्यक्ति मीडिया में बोलने वाला होता है, जिसकी आवाज़ जन जन तक पहुंचती है, हर घर में पहुंचती है, ऐसे व्यक्ति की आवाज़ जो माइक्रोफोन से बोल रहा है, उसकी आवाज़ हर जगह पहुंच रही है, तो उसकी आवाज़ में बहुत ताकत है। वो जिसे चाहे पल भर में बुलंदियों पर पहुंचा दे, शिखर तक पहुंचा दे, और जिसे चाहे पल भर में नीचे गिरा सकता है। तो ये उसकी शक्ति है, समर्थ है वो किसी को ऊपर उठाने में और किसी को नीचे गिराने में। तो ऐसा व्यक्ति
एक दुर्बल को लाता है एक बंद कमरे में, स्टूडियो में अपने, एक कमज़ोर को, दुर्बल को, असहाय को, जिसके अंदर दुख है, पीड़ा है, दर्द है, कष्ट है, ऐसे व्यक्ति को लेकर के आता है। उसके दुख को, दर्द को बेचने के लिए उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। इस तरह से उससे न जाने कितने प्रश्न करते हैं, कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, और सारे प्रश्न इस तरह के होते हैं जिससे उसका दुख बढ़ता चला जाए, उसकी पीड़ा और गहरी होती चली जाए। उसके दुख को कुरेदने की कोशिश करते हैं ये लोग कि किस तरह से वो दुखी हो। उसके दुख से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको दुखी करके अपने कार्यक्रम को सफल बनाना है। और जब वो दुखी होने लगता है तब वो कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी कैमरा से कहेंगे कि इस दृश्य को बड़ा बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि अब ये दुखी होने लगा। तो देखिए समाज में कैसे कैसे लोग हैं, किसी के दुख से, किसी की पीड़ा से लोगों को यहाँ पर अपना कार्यक्रम बनाना है, अपने कार्यक्रम को श्रेष्ठ करना है। तो कहते हैं कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। फिर कहते हैं हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। उससे वो दुख पूछते हैं कि आपको दुख कौन सा है, किस तरह का कष्ट है आपको, इस तरह से उससे पूछते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम दुखी होते हैं तो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाते। तो यही स्थिति होती है उसकी भी कि वो बता नहीं पा रहा है। उससे वो कहते हैं कि सोचिए और बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा पूछेगा अगर वो व्यक्ति, कैसा, तो कहेंगे कैसा यानी कैसा लगता है आपको अपाहिज होकर के। क्या उन्होंने खुद को अपने आप अपाहिज किया है? ये तो ईश्वरीय देन है कि कोई अपाहिज हो जाता है या किसी तरह के कष्ट को झेल रहा है। व्यक्ति खुद से अपने आप को कष्ट और परेशानियों में नहीं डालता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न देखिए किस तरह से बेतुके पूछे जाते हैं कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो इस तरह के प्रश्न करते हैं ये मीडिया कर्मी। इस तरह से दूरदर्शन पर यहाँ बताया गया है, एक प्रतीक के रूप में एक दूरदर्शन को लिया गया है। यह समाज में और भी अन्यत्र भी देखने को मिलता है, हर जगह जहाँ पर कार्यक्रम लोगों तक पहुँचाने का काम होता है, अखबार में, टीवी पर, रेडियो में। तो हर जगह की ये बात है कि वो उसको दुखी करते हैं और उसके दुख को दिखाते हैं। फिर वो खुद इशारे से उसको बताते हैं कि क्या ऐसा, ब्रैकेट में लिखा है, ये कोष्टक में जो बात लिखी हुई है इससे ये पता चलता है कि ये कविता नाटकीय शैली में लिखी गई है। इस कविता की जो शैली है वो नाटकीय शैली है। तो यहाँ कहते हैं हम खुद इशारे से बताएंगी कि क्या ऐसा लग रहा है आपको। जैसा वो चाहते हैं इस तरह से वैसा ही प्रश्न वो निकलवाते हैं उसके मुख से। कहते हैं सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, उससे और कोशिश करने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि यह अवसर खो देंगे, आपको एक अच्छा अवसर मिला है कि आपकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी। तो आप इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने दुख को याद करिए, अपनी पीड़ा को याद करिए और जनता को बताइए। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। आपको पता है कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यहाँ पर देखिए समाज की विद्रूपता का चित्रण कवि ने किया है कि अपने कार्यक्रम को रुचिकर बनाने के लिए, अपने कार्यक्रम को सुंदर, अच्छा बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए किसी को रुलाया जाता है। समाज का एक वर्ग जो दुखी है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, उस वर्ग को रुला करके दूसरे उसका आनंद ले रहे हैं, कोई उससे पैसा कमा रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में घटित हो रही हैं। उस वास्तविकता को उजागर करने के लिए कवि ने ये कविता लिखी है। देखिए इस पंक्ति में स्पष्ट है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे इनके, जिससे कि वह अपाहिज व्यक्ति रो पड़ेगा। और इंतज़ार करते हैं आप भी रो पड़ने का, करते हैं, कहते हैं कि आप भी रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं।
जो दर्शक भी होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो अब ये रो ही देगा। तो वो लोग भी इंतज़ार करते हैं और सभी इंतज़ार करते हैं, देखने वाला भी सोचता है कि अब ये रो पड़ेगा। तो इस तरह से उसके रोने का इंतज़ार करते हैं सभी लोग। इस तरह से एक व्यक्ति का मजाक है ये, समाज के एक वर्ग का मजाक उड़ाना, एक वर्ग दूसरे वर्ग का मजाक उड़ा रहा है समाज में। ये क्या हो रहा है समाज में? इसी चीज़ को जनता के सामने लाने का प्रयास यहाँ किया गया है। कवि आगे कहते हैं, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। इसके बाद उस पर्दे पर दिखाया जाता है फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर। वो व्यक्ति जब दुखी होने लगता है, उसकी आँखों में कष्ट और पीड़ा जब दिखाई देने लगती है, उसकी आँखें फूल जाती हैं, तब ये दूरदर्शन के लोग उसको बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। उस दर्द, उस आँख की बड़ी तस्वीर जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बड़ी सी तस्वीर दिखाएंगे और उसके होठों की कसमसाहट भी दिखाते हैं कि किस तरह से उसके अंदर कष्ट है। ये कष्ट उसके आँखों से और उसके होठों से दिखलाई पड़ने लगता है, तो उसे वो दिखाते हैं बड़ा बड़ा करके। कैमरे को उस चित्र में दिखाया जाएगा, उस टीवी पर दिखाया जाता है। तो कहते हैं, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप उसकी अपंगता की पीड़ा को मानेंगे, ये उम्मीद करते हैं वो, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको भी कष्ट होगा, उसकी आँखों को, उसकी होठों को। तो इस तरह से आपको, वो आपकी कष्ट को भी, आपको भी दुखी करते हैं। देखने वाला व्यक्ति भी दुखी हो जाता है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की सफलता तभी होती है जब कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले के दुख दर्द को दर्शक अपना दुख दर्द समझने लगता है, तभी कार्यक्रम सफल माना जाता है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ ऐसे दृश्य टीवी पर दिखाए जाते हैं जिसे देख कर के देखने वाला भी रो पड़ता है, या उसमें कोई व्यक्ति जीत गया तो व्यक्ति प्रसन्न होता है, वो मानता है कि मैं ही जीत गया हूँ। कोई प्रसन्न हो रहा है तो उसकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता बन जाती है, किसी के दुख दर्द हमारे दुख दर्द बन जाते हैं। तो ये स्थिति जब आती है कि दर्शक और कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति दोनों की दुख दर्द एक हो जाएं, दर्शक कार्यक्रम में दिखाए जाने वाले व्यक्ति के दुख दर्द को जब अपना दुख दर्द समझने लगता है, तभी कार्यक्रम सफल माना जाता है। और ये मीडिया कर्मी भी यही चाहते हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति दुखी हो जो इस प्रोग्राम को देख रहा है। तो कहते हैं, आशा है आप उससे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। दोनों यानी दर्शक को भी और उस दुखी व्यक्ति को भी, दोनों को रुलाने हैं उन्हें। तो इस तरह के प्रश्न उनके द्वारा पूछे जाएंगे जिससे वो रो पड़े, और इस तरह के दृश्य दिखाए जाएंगे जिसको देख करके दर्शक के मन में भी दुख उमड़ने लगे। तो कहते हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। फिर कैमरा से कहते हैं, बस करो, नहीं हुआ तो रहने दो, क्योंकि वो ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। इसका कारण ये है कि उनके पास वक्त कम है। कहते हैं, पर्दे पर वक्त की कीमत है। जितने समय तक वो कार्यक्रम दिखाते हैं उतने समय तक के लिए उन्हें पैसा देना पड़ता है। तो वक्त की कीमत होती है पर्दे पर। आजकल व्यावसायिकता हर जगह है, हर जगह पैसे की ज़रूरत है। तो जितने समय के लिए वो कार्यक्रम निर्धारित है उतने समय के लिए उन्हें पैसे देने हैं। तो कहते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, और समय नहीं है कि आप उसके दुख दर्द को और पूछें। बस उतने ही समय तक पूछेंगे जब तक कि उनको आवश्यकता है, जब तक कि उन्हें अपना कार्यक्रम बनाना है। इसके बाद उनको दुख दर्द से दूरदर्शन वालों को कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ तब तक उनके दुख दर्द से लेना देना होता है जब तक कि उन्हें अपना कार्यक्रम दिखाना होता है। तो इसी बात को कहते हैं कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। उनका निर्धारित समय जब समाप्त होने लगता है तो वो रोक देते हैं, कैमरे से कहते हैं, बस करो। कहते हैं, अब मुस्कुराएंगे हम। अब उसके बाद सभी दूरदर्शन के लोग मुस्कुराते हैं। कहते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, यानी आप जो कार्यक्रम देख रहे थे ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त था। अब आप सोचिए कि ये जो कार्यक्रम है ये सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम है या नहीं।
पर्दे के पीछे किस तरह से उस दुखी व्यक्ति को रुलाने का प्रयास किया जाता है, किस तरह से उनके दुख दर्द यातना वेदना को बेच करके पैसा कमाया जाता है। इस तरह की समाज की जो एक विद्रूपता है उसका चित्रण इस कविता में किया गया है। इस कविता में जो है दूरदर्शन वालों के लिए, जो दूरदर्शन के कार्यक्रम के निर्माता हैं, उन लोगों पर कवि ने करारा व्यंग किया है। ये काव्यांश नाटकीय शैली में लिखा गया है। इसकी भाषा सहज और सरल है और मुक्तक छंद में ये काव्य लिखा हुआ है। प्रश्न शैली का जगह जगह प्रयोग है। कोष्टक का प्रयोग करके ये दर्शाया गया है कि ये नाटकीय शैली में लिखा हुआ है। फूली हुई आँखों की जो बड़ी तस्वीर और होठों पर कसमसाहट की बात जहाँ पर की गई है वहाँ दृश्य बिंब है। तो इस तरह से ये इसके शिल्प सौंदर्य हो गए इस कविता के। लेकिन मुख्य बात जो है, जो भाव है, वो ये है कि कवि ने इस समाज की विद्रूपता को इस कविता के द्वारा समाज के सामने रखने का प्रयास किया है। चूँकि कवि भी इसी क्षेत्र से थे, उन्होंने पत्रकारिता का काम किया है, उनके सामने भी इस तरह की स्थिति आई होगी, तो उसको उन्होंने अनुभव किया है, महसूस किया कि किस तरह से दूरदर्शन के लोग समाज के एक वर्ग को दुखी करके उसके दुख दर्द से पैसा कमाते हैं, उसके दुख दर्द का मजाक उड़ाते हैं, उसकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। तो इस तरह की जो एक भावना है, ये बहुत ही विचारणीय विषय है। इस पर विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि हम के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर सोचिए, विचारिए और हम फिर मिलते हैं अगले पाठ में। नमस्कार।